सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। रीट की डोज का 30 प्रश्न रोज का कार्यक्रम का दूसरा भाग आज आपके सामने प्रस्तुत है। इस भाग की PDF प्रश्नों के रूप में पहले से ही टेलीग्राम ग्रुप पर डाली जा चुकी है। आपने प्रश्नों को हल कर लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इन प्रश्नों के सही उत्तर क्या होंगे। पहला प्रश्न है, जब खनिज सतह के पास ही मिल जाता है और उसे निकालने के लिए केवल ऊपरी परत को हटाना पड़ता है तो बताएं खनन की यह विधि क्या कहलाती है। इसका सही उत्तर है विवृत खनन। देखिए, जब खनिज सतह के पास ही मिल जाता है और उसे निकालने के लिए केवल ऊपरी परत को हटाना पड़ता है तो खनन की इस विधि को विवृत खनन कहा जाता है। इसी प्रकार जब खनिज कुछ गहराई में स्थित होता है और उस तक पहुंचने के लिए कुओं का सहारा लेना पड़ता है तो उसे कूप की खनन कहा जाता है। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस ऐसे पदार्थ हैं जो अत्यंत गहराई में प्राप्त होते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए ड्रिलिंग का प्रयोग किया जाता है। वो ड्रिलिंग विधि ही प्रवेधन विधि के नाम से जानी जाती है। और कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जो मिट्टी की सतह पर ही प्राप्त हो जाते हैं। तो मिट्टी की सतह पर जिन खनिजों को हम प्राप्त करते हैं उसे आखनन कहा जाता है। तो यहाँ 1 नंबर विवृत खनन सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ कौन से जिलों में वो खनिज प्राप्त होता है, जिलों के नाम लिखे हुए हैं। तो इनमें सही उत्तर कौन सा होना चाहिए। इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प। रॉक फॉस्फेट है वो उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर में प्राप्त होता है। लिग्नाइट कोयला बीकानेर, बाड़मेर, नागौर में प्राप्त होता है। चांदी भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद में प्राप्त होती है। तो ग्रेनाइट जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही में प्राप्त होता है। इस आधार पर हम देखें तो 2, फिर 3, उसके बाद में 1 और फिर 4 क्रम सही माना जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बरसिंगसर, पलाना, जालिपा, कपुर्डी, गिरल से प्राप्त किया जाता है। इन क्षेत्रों से कौन सा पदार्थ हमें प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है 2 नंबर लिग्नाइट कोयला। बरसिंगसर, पलाना, जालिपा, कपुर्डी, गिरल ये जगह है, यहाँ से हम कोयले की प्राप्ति करते हैं और वह जो कोयला है वो लिग्नाइट कोयला माना जाता है। इनमें से बरसिंगसर, पलाना बीकानेर जिले में है तो बाकी स्थान बाड़मेर जिले में प्राप्त होते हैं। चौथा प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। 4 कथन आपके सामने हैं, इनमें से सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। इसका सही उत्तर 3 नंबर होगा। केवल 1 और 4 कथन सत्य हैं, बाकी 2 नंबर 3 नंबर असत्य हैं। देखिए, खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा से संबंधित खनिज। सही बात है। सीसा जस्ता अधात्विक खनिज है, ये गलत है। सीसा जस्ता अधात्विक नहीं, धात्विक खनिज माना जाएगा। और संगमरमर धात्विक खनिज होता है, ये भी गलत है। संगमरमर धात्विक नहीं, अधात्विक खनिज होता है। तो ये दोनों कथन उल्टे लिख दिए, इसलिए गलत है। 5वां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे पहली वस्त्र निर्माण मिल अजमेर जिले के ब्यावर में स्थापित की गई थी। बताना है कब स्थापित की गई थी। इसका सही उत्तर है 3 नंबर 1889 ईस्वी में स्थापित की गई थी। फिर राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है, बताएं कौन सी है वह जनजाति। सही उत्तर है 1 नंबर सहरिया जनजाति।
सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसको भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में स्थान दिया गया है। 7वां प्रश्न है, मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन हैं? इसका सही उत्तर है 3 नंबर राइस स्टोन। राइस स्टोन के द्वारा मूल्यांकन के बारे में यह कथन कहा गया है। 8वां प्रश्न सुमेलित करना है। एक तरफ मूल्यांकन की विशेषता है तो दूसरी तरफ उसका अर्थ या तात्पर्य क्या है उसको बताना है। इनमें से कौन सा सुमेलित होगा? इसका सही उत्तर सही उत्तर कौन सा माना जाए? सही उत्तर है 3 नंबर वैधता अभिप्राय सापेक्षता कहलाती है, यानी जिसमें निर्धारित लक्ष्य से उद्देश्यों की पूर्ति हो ऐसा मूल्यांकन वैध मूल्यांकन, जिसको हम अभिप्राय सापेक्षता कहते हैं। विश्वसनीयता का तात्पर्य अचलता होता है। ऐसा मूल्यांकन जिसमें कई बार जांच करने पर भी अंकन सदैव एक जैसा आता है, अंकन में कोई अंतर नहीं होता, उसे अचलता कहा जाएगा। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य तटस्थता या निष्पक्षता से होता है। ऐसा मूल्यांकन जिसमें मूल्यांकनकर्ता कोई पक्षपात नहीं कर सकता है, चाहे उसके सामने एक मंत्री का पुत्र ही क्यों ना बैठा हो, फिर भी वह निष्पक्ष मूल्यांकन करेगा, तो वही वस्तुनिष्ठता है। और व्यापकता का मतलब है संपूर्णता, यानी जिसमें पूरे पाठ्यक्रम का समावेश होता है, ऐसा मूल्यांकन ही व्यापक मूल्यांकन माना जाता है। तो 3 नंबर विकल्प सही उत्तर हुआ। 9वां प्रश्न है, निम्न में से मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है। इसका सही उत्तर है 4 नंबर वार्तालाप को मूल्यांकन प्रविधियों में शामिल नहीं किया जाता। बाकी सभी साक्षात्कार से भी मूल्यांकन हो सकता है, प्रश्नावली से भी मूल्यांकन हो सकता है, तो पड़ताल सूची के द्वारा भी मूल्यांकन किया जा सकता है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से विचारात्मक प्रश्न का उदाहरण कौन सा होगा? किस प्रकार के प्रश्न में छात्र अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा? इसका सही उत्तर है 1 नंबर देश में फैले भ्रष्टाचार को किस प्रकार रोका जा सकता है। ऐसा प्रश्न करने पर छात्र स्वयं के विचारों को ही अधिक प्रस्तुत करेगा। बाकी जो प्रश्न हैं उनमें पहले के सुने सुनाए या एक तरह से दूसरों के मुख से सुने हुए विचार प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर वह अपने मौलिक विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा, इसलिए 1 नंबर प्रश्न विचारात्मक प्रश्न होगा। 11वां प्रश्न है, अधिगम के स्थानांतरण के लिए सर्वाधिक उपयोगी घटक माना जाता है। इसका सही उत्तर है 2 नंबर पुनः केंद्रण। देखिए, पूरक प्रश्न कौशल के घटक हैं। जब भी कोई शिक्षक पूरक प्रश्न करता है तो उसके 5 घटक माने जाते हैं: अनुबोधन, पुनः केंद्रण, पुनर्निर्देशन और अधिक सूचना प्राप्ति। इसके साथ साथ समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा। देखिए, अनुबोधन क्या है? कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर अधूरा देता है या उत्तर देने में हिचकिचाता है, तो उसके अधूरे उत्तर को पूरा करवाने के लिए या छात्र की हिचकिचाहट को दूर करने के लिए शिक्षक जो कोई प्रयास करता है तो उसे ही हम अनुबोधन कहते हैं। किसी छात्र ने सही उत्तर दे दिया है, फिर भी शिक्षक उसकी भाषा शैली में परिवर्तन करके उसी छात्र से दोबारा प्रश्न करता है, तो उस प्रक्रिया को पुनः केंद्रण कहा जाता है और इसी से अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है। एक बात को दूसरी भाषा शैली में कहा जाना ही अधिगम का स्थानांतरण है। पुनर्निर्देशन में कोई छात्र सही उत्तर दे देता है, फिर भी शिक्षक हाँ नहीं कुछ नहीं बोलता और कक्षा के अन्य छात्रों से भी वही प्रश्न कर लेता है, तो कई बार अन्य छात्र सोचते हैं कि शायद इसने गलत बताया होगा, तो वो दूसरा उत्तर देने का प्रयास करते हैं।
इस प्रकार की प्रक्रिया को पुनर्निर्देशन के नाम से पुकारा जाता है। और एक प्रश्न का सही उत्तर आ जाने पर भी उससे संबंधित अन्य सहायक प्रश्न जब शिक्षक के द्वारा किए जाते हैं तो वह अधिक सूचना प्राप्ति घटक में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ 2 नंबर सही उत्तर मानेंगी। 12वां प्रश्न है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षा का दोष नहीं है। कौन सा दोष वस्तुनिष्ठ परीक्षा में नहीं आता? इसका सही उत्तर 3 नंबर विकल्प होगा, रटने की प्रवृत्ति का विकास होना। यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा में नहीं, यह निबंधात्मक परीक्षा का दोष माना जाता है। बाकी वस्तुनिष्ठ में ऑब्जेक्टिव में नकल की प्रवृत्ति हो जाती है, अंगुलियों के इशारे से भी उत्तर बताए जा सकते हैं। इसमें छात्र अपने मौलिक विचारों को नहीं लिख सकता तो मौलिकता का अभाव होता है, और कई बार छात्र तुक्के लगा करके उत्तर दे देता है तो अनुमान के आधार पर उत्तर भी दिए जा सकते हैं। ये 3 तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष हैं, और रटने की प्रवृत्ति का विकास होना ये निबंधात्मक परीक्षा का दोष माना जाएगा, वस्तुनिष्ठ का नहीं। 13वां प्रश्न है, 4-5 वर्ष में बच्चा वह सब कुछ बन जाता है जो उसे भावी जीवन में बनना होता है। इस कथन के प्रतिपादक कौन है? सही उत्तर है 1 नंबर फ्रायड। फ्रायड ने इस प्रकार का कथन लिखा है। आगे, शिशु काल के शारीरिक विकास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? 4 कथन आपके सामने हैं, इनमें से बताना है असत्य कथन कौन सा है। इसका सही उत्तर 4 नंबर विकल्प होगा, 5 वर्ष के बच्चे का भार जन्म के समय के भार से लगभग 10 गुना हो जाता है। यह कथन गलत है। यहाँ 10 की जगह पर 5 होता तो सही मान लिया जाता। 10 गुना नहीं, 5 गुना हो जाता है, ऐसा होता तो सही होता। बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। 15वां प्रश्न, प्रोफेसर स्मिथ के मतानुसार 1 वर्ष की आयु का बच्चा 2 शब्द बोल सकता है, 2 वर्ष की आयु का बच्चा 272 शब्द बोल सकता है। तो बताएं 5 वर्ष की आयु का बच्चा कितने शब्द सीख जाता है स्मिथ के अनुसार? इसका सही उत्तर है 2 नंबर 2072 शब्द सीख जाता है। स्मिथ के अनुसार 2072 शब्द सही उत्तर माना जाएगा। तो रीट की डोज का 30 प्रश्न रोज का ये अपना नया कार्यक्रम रीट भर्ती परीक्षा के लिए शुरू किया गया है। आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी अवश्य लिखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपको रीट भर्ती परीक्षा की मंजिल की ओर ले जाने वाला है। न कोई दिखावा है हमारे पास में, न कोई फालतू बकवास समय बर्बाद करने का समय है। जो है वो केवल परीक्षा के लिए उपयोगी ही बताया जा रहा है। अगला प्रश्न, व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी नब्ज की गति क्या होती है? इसका सही उत्तर 1 नंबर होगा, कम होती जाती है। जैसे जैसे बालक या व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसकी नब्ज की गति है वो आयु के अनुसार कम होती चली जाती है। 17वां प्रश्न, किशोरावस्था जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होकर प्रौढ़ावस्था के शुरू में समाप्त होता है। निम्न में से ऐसा किसने नहीं कहा है? 3 विद्वान इस कथन को कहने वाले हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है वही सही उत्तर बताना है। सही उत्तर है 4 नंबर, रोजर ने ऐसा नहीं लिखा। बाकी ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन तीनों विद्वानों ने किशोरावस्था के संबंध में ऐसा कथन लिखा है। 18वां प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? 4 कथन है, 4 में से सत्य कौन सा है? सही उत्तर होगा 2 नंबर,
किशोरों के संवेग नियंत्रण में नहीं रहते हैं, ये बात सही लिखी हुई है, बाकी सभी गलत हैं। किशोरों के संवेग नियंत्रित होते हैं तो उल्टा हो गया, इसलिए गलत है। किशोर दूसरों के प्रति दया तथा सहानुभूति अभिव्यक्त नहीं करते, ये भी गलत, अभिव्यक्त करते हैं। और किशोरावस्था में लंबाई अत्यधिक धीमी गति से बढ़ती है, ये गलत है। किशोरावस्था में लंबाई है वो अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती है, धीमी गति से नहीं। 19वां प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम शब्द हैं? सभी के सभी तत्सम होने चाहिए। इसका सही उत्तर 3 नंबर होगा। अट्टालिका, अमावस्या, अमूल्य, अमृत, अवतार, सभी के सभी तत्सम शब्द हैं। 1 नंबर में अजान शब्द तत्सम नहीं है, बाकी 4 तो हैं। अजान का तत्सम अज्ञान होगा। 2 नंबर में अर्पण शब्द है, वो तत्सम नहीं है, इसका तत्सम अर्पण होगा। रे आधा होता ऊपर जाता, रेप होता तो वो तत्सम माना जाता। और 4 नंबर में कसेरा शब्द है, वो तत्सम नहीं है। इसमें कसेरा का तत्सम रूप जो होता है वो कांस्यकार होता है। कांसी के बर्तन बनाने वाला कांस्यकार कसेरा कहलाता है। 3 नंबर में सभी के सभी तत्सम हैं। 20वां प्रश्न, दूर शब्द कैसा शब्द है? इसका सही उत्तर है 1 नंबर, तत्सम शब्द है। दूर तत्सम शब्द माना जाएगा। आपने कई बार सुना होगा दूरतः पर्वतः रम्यः, कि पर्वत दूर से ही सुंदर दिखाई देते हैं, दूर के ढोल सुहावने। तो यहाँ दूर शब्द संस्कृत में प्रयुक्त हुआ है, तो दूर शब्द संस्कृत का शब्द है, इसलिए तत्सम शब्द माना जाएगा। 21वां प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? सभी के सभी तद्भव होने चाहिए। इसका सही उत्तर 3 नंबर है। तांबा, चूर्ण, चांदनी, तोंद और गधा, ये सभी के सभी तद्भव शब्द हैं, जो क्रमशः तांबा ताम्र से बना है, चूर्ण चूर्ण से बना है, चूर्ण रयादा, चांदनी जो है चंद्रिका से बना है, तोंद तुंद से बना है, तो गधा गर्धभ से बना है। 1 नंबर में आदित्यवार, कपर्दिका, कज्जल, कंटक, करतरी, ये सभी तत्सम शब्द हैं। आदित्यवार यानी इतवार, कपर्दिका कोढ़ी, कज्जल काजल, कंटक कांटा, करतरी कैंची, ये सभी तत्सम शब्द हैं। 2 नंबर में जो है अहीर, आंवला, आसरा और कोड, ये 4 तो तद्भव हैं, लेकिन कुमार जो शब्द है वो तद्भव नहीं, तत्सम शब्द माना जाएगा। 4 में माथ, कुमार जो है, कुमार का तद्भव आप पूछेंगे क्या हो सकता है, तो कुंवर या कुंवर के रूप में लिखा जाता है। 4 नंबर में माथा, मोर, जतन और जो, ये 4 तो तद्भव हैं, लेकिन राशि शब्द है वो तत्सम शब्द होता है, तद्भव नहीं, इसलिए 3 नंबर सही मानेंगी। 22वां प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं? सभी के सभी अरबी भाषा के होने चाहिए। इसका सही उत्तर 1 नंबर है। अदालत, आदमी, जिला, इस्तीफा, मुहावरा, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं, जबकि 2 नंबर के सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। 2 नंबर वाले सभी के सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द माने जाएंगे। 3 नंबर के जितने भी शब्द हैं वो सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं, और 4 नंबर विकल्प के सभी शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। अरबी का पूछा है तो 1 नंबर सही उत्तर देंगे। 23वें प्रश्न में सुमेलित करना है। खंड 1 में शब्द लिखा हुआ है और खंड 2 में भाषा का नाम लिखा हुआ कि वो किस भाषा का शब्द है। इसका सही उत्तर कौन सा माना जाए? सही उत्तर है 3 नंबर। कैसे हुआ 3 नंबर? चाय जो शब्द है
वो चीनी भाषा का है तो 5 नंबर आ गया। रिक्शा जापानी भाषा का है तो 3 नंबर आ गया। कूपन फ्रेंच भाषा का है तो ये 4 नंबर में आ जाएगा। और तहसील अरबी भाषा का है तो 1 नंबर होगा। इसलिए हम यहाँ पर 3 नंबर विकल्प 5, 3, 4, 1 को सही उत्तर मान लेंगे। 24वां प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित विकल्प कौन सा है? संकर शब्द है एक तरफ, दूसरी तरफ कौन सी भाषाओं से वो मिलकर के बना है? सही उत्तर है इसमें 4 नंबर। नेक चलन में नेक है वो अरबी का नहीं फारसी भाषा का शब्द है। चलन तो हिंदी का हो जाएगा, नेक अरबी का नहीं फारसी का शब्द है, इसलिए 4 नंबर असुमेलित हो गया। बाकी सभी जांचकर्ता में जांच फारसी, कर्ता हिंदी या संस्कृत का तत्सम। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का शब्द। उड़न तस्त्री में उड़न हिंदी का और तस्त्री फारसी का शब्द है, लेकिन नेक अरबी का नहीं फारसी का होता तब ये शुद्ध हो जाता। 25वां, निम्नांकितेषु अल्प तालव्या घोष वर्ण है अस्ति। अल्प का मतलब अल्प प्राण से है, तालव्य तालु स्थान से है, और फिर अघोष अल्प प्राण भी होना चाहिए, तालव्य भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए। ऐसा वर्ण कौन सा है? तो सही उत्तर 1 नंबर होगा। च है उच्चारण स्थान तालु है तो तालव्य हो गया। विषम वर्ण पहला, तीसरा, 5वां है तो अल्प प्राण भी हो गया। और पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है तो ये अघोष भी हो गया है, इसलिए 1 नंबर सही होगा। जो अल्प प्राण भी है, तालव्य भी है, अघोष भी है। 26वां प्रश्न, स्पृष्टम प्रयत्नम रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए समुचित पद कौन सा है? उत्तर होगा 1 नंबर स्पर्शानाम। स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है, इसलिए 1 नंबर सही हो गया। अंतस्थ आभ्यंतर प्रयत्न ईसत स्पृष्ट में जाता है, ईसत स्पृष्टम अंतस्तानाम। और उष्म है वो ईसद विवृत में जाते हैं, ईसद विवृतम उष्मणाम। और सभी स्वर हैं वो विवृत आभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं, विवृतम स्वराणाम। 27वां, निम्न में से सुमेलित कौन सा है? एक तरफ वर्ण, दूसरी तरफ उच्चारण स्थान। इसका सही उत्तर है 2 नंबर। अणे का उच्चारण स्थान नासिका लिखा हुआ है, सही है। देखिए पंचम वर्णों के 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं, तो ये नासिका से भी हो गया, और मूर्धा होता तो भी सही हो जाता। झ मूर्धा में नहीं, झ किस में जाता है? तालव्य वर्णों में जाएगा। झ चे जय चे वर्ग है वो तालु होता तो सही होता। न है वो दंते वर्ण है, तैथे दधने दंत, या फिर पंचम वर्ण है तो नासिका लिख दिया जाता तो भी सही मान लेते, दंत या नासिका होता तो सही होता। और प है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ये इसका नाम तो है उपदमानीय, और उपदमानीय का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, ऐसा होता तो सही माना जाता, इसलिए 2 नंबर को सही उत्तर मान लेंगे। अणे नासिका सही है। यम वर्णः भवन्ति, पाणिनि शिक्षा के अनुसार यम वर्ण कितने होते हैं? तो सही उत्तर है 2 नंबर, चत्वारः है, 4 होते हैं। 29वां, है वर्ण का सही वर्गीकरण कौन सा है? इसका सही उत्तर 4 नंबर है संवार भी है, नाद भी है, घोष भी है और महाप्राण भी है, इसलिए 4 नंबर को सही उत्तर मानेंगे। 30वां प्रश्न, पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं? पाणिनि शिक्षा में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 3 नंबर, अष्टौ 8 होते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठे शिरस्तथा जीवा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। ये आज के 30 प्रश्न थे अपने। कल कुछ लोग शब्दकोश के ऊपर एक चर्चा कर रहे थे कि चंचरी या चंचरी में पहले अनुस्वार वाला आना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें जब अनुस्वार और चंद्र बिंदु दोनों एक जैसी ही चीज़ है, इनमें कोई अंतर नहीं होता है।
इसका क्रम अगले अक्षर के ऊपर आता है कि अगला अक्षर कौन सा है, वो कौन सा पहले आएगा उसके अनुसार लिखा जाता है। लेकिन जब अंत तक एक जैसी स्थिति आ जाए, अंत तक कोई अंतर प्राप्त नहीं हो, तो उस स्थिति में फिर चंद्र बिंदु वाले को पहले सही मानना है, पहला क्रम दिया जाएगा, दूसरा स्थान अनुस्वार को दिया जाता है। इसलिए यहाँ जो चंद्र बिंदु वाला चंचरी है वो सबसे पहले आएगा, ऐसा हमने माना था। दूसरे प्रश्न में शंका रही थी कि संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाए। देखिए संस्कृत में सूत्र स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अचः स्वरः, कि अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ही स्वर होते हैं और अच प्रत्याहार में 9 ही स्वर आते हैं। इसलिए अगर सीधा प्रश्न होता है स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम 9 को ही पहले सही उत्तर माने। अगर 9 ऑप्शंस में नहीं होता है, उस स्थिति में 13 को माना जा सकता है। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या पूछें तो वो 21 या 22 मानी गई है, इसलिए वहाँ 9 को ही सही उत्तर माना जाएगा। तो ये अपने प्रश्न हैं, रोजाना 30 प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। यदि प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो सभी वीडियो को लाइक शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल से जुड़ करके ही आपका भला हो सकता है। न कोई पैसा, न कोई फीस, न कोई समय की बर्बादी, न कोई दिखावा, केवल और केवल आपके फायदे को देखकर, आपके हित को देखकर चलाया गया कार्यक्रम। धन्यवाद सभी का।